हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास जीपीवी 311। और आज हम लेके आए हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स एंड शॉर्ट टर्म टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके कुछ प्रीवियस पेपर से हमने कलेक्ट किए हैं। तो आज आपके लिए हम प्रीवियस पेपर से लेके आए हैं, आपका ये कलेक्शन है कुछ। तो आइए देखते हैं इसे। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है द साइंटिफिक नेम ऑफ कैस्टर। तो ये है रिसिनस कम्युनिस, साइंटिफिक नेम ऑफ कैस्टर। सबसे पहले 10 है फिल इन द ब्लैंक, जो आपके पेपर में आते हैं एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन। तो साइंटिफिक नेम ऑफ कैस्टर इज रिसिनस कम्युनिस एंड ये आगे है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सोयाबीन इज कॉल्ड रेसिमोज। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस जिस पे फ्लावर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोयाबीन का जो पुष्पक्रम होता है उसको रेसिमोज कहते हैं या रेसिम कहते हैं। और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ गॉसिपियम हिरसुटम, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ गॉसिपियम हिरसुटम, ये जो है अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ था। इसका जो ओरिजिन ऑफ प्लेस है अमेरिका या न्यू वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड। और द फ्लावर ऑफ राइस है 6 स्टेमन, 6 एंथर होते हैं इसमें। और सिसेमम इंडिकम, इसकी जो फैमिली है वो पेडिलियसी फैमिली है। ये सिसेमम इंडिकम कैसी है, ऑयल सीड क्रॉप है, और ये जो है बिलोंग करती है किससे, पेडिलियसी फैमिली से। और CHH14 क्या है, एक सोरगम की वैरायटी है जो हमारी फॉडर क्रॉप है। सोरगम मेनली इसको कैसे फॉडर में और ग्रेन्स के लिए भी यूज करते हैं। तो ये हमारी CHH14 किसकी क्रॉप है, सोरगम की। और सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर बोथ वेरिएंट इज कॉल्ड हेटेरोसिस। जिसे जो सुपीरियरिटी होती है, जो प्रोजेनी होती है, मतलब F1 जब अपने पेरेंट से सुपीरियर होता है तब हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेटेरोसिस। ये लिखा है कॉल्ड, CALLLD, कॉल्ड हेटेरोसिस। RMO 225 and RMO 257 आर द पॉपुलर वेराइटीज ऑफ मोटवीन। ये किसकी वैरायटी है, मोटवीन की पॉपुलर वैरायटी है। और द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, जो रिकरेंट सिलेक्शन था वो किसने प्रपोज किया था, हल, HULL, हल इन 1945 में हल ने जो प्रत्यावर्ती सिलेक्शन था वो इन्होंने टर्म दिया था, हल 1945 में हल ने। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ चिली, मिर्च का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, वो उत्पत्ति केंद्र वो कहाँ है, मैक्सिको। फिर देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिनमें 4 आपको दिए रहेंगे। ऑब्जेक्ट क्या नाम, आपको 4 दिए रहेंगे इसमें ऑप्शन, और उसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो यहाँ पे जैसे ये वर्क दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। जैसे RG18 किसकी वैरायटी है, कपास की। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है किसकी, कपास की। सोरगम हैज, जो सोरगम का फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, 2 स्त्री केसर होते हैं, 3 पुंकेसर, मतलब 2 पिस्टल एंड 3 स्टेमन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। क्रोमोजोम नंबर ऑफ काउपी, जो लोबिया होती है, काउपी होती है, उसमें कितने क्रोमोजोम नंबर होते हैं, 22 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ पर्ल मिलेट, वेस्ट अफ्रीका। और इन बल्क मेथड इंडिविजुअल प्लांट आर सिलेक्टिंग फ्रॉम। तो बल्क मेथड में क्या करते हैं, वैसे तो हम क्या करते हैं, जनरली सीड ग्रो करते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन होती है अच्छे प्लांट हम सिलेक्ट करते रहते हैं, उनका सबका सीड क्या करते हैं, बल्क करते हैं, और उनको आगे की जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, उनको ग्रो करते रहते हैं और छांटते हैं। लेकिन जब 8वीं जो आती है F8 जनरेशन, उसमें क्या करते हैं, पुंज विधि में एकल पौधों का चयन किस संतति में किया जाता है, तो इसमें 8वीं संतति में किया जाता है। F8 जनरेशन में इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करते हैं।
फिर आता है अगला, मेज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो जो हमारी जो मक्का है मेज, तो वो ओरिजिनेट हुई थी टियोसेंटी। टियोसेंटी क्या है, इसका एंसेस्टर्स हैं, इसकी एंसेस्टर है, इससे इसकी ओरिजिन हुआ है मेज का प्लांट टियोसेंटी से। विच ब्रीडिंग मेथड इज मोस्ट कॉमन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेसिस्टेंस। तो डिजीज रेसिस्टेंस के लिए सबसे कॉमनली मेथड यूज होता है बैक क्रॉस मेथड। और द IET इनिशियल इवैल्यूएशन ट्रायल, इनिशियल इवैल्यूएशन ट्रायल, इनिशियल इवैल्यूएशन ट्रायल में एंट्रीज आर जनरली टेस्टेड 2 ईयर नहीं 1 ईयर। तो ये जनरली टेस्टेड की जाती है 1 ईयर के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड ईयर में एडवांस इवैल्यूएशन ट्रायल में उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर पेरू इन साउथ अमेरिका इज़ द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टोमेटो। ये साउथ अमेरिका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, वो जो ये क्रॉप दी हुई है इसमें से है टमाटर का। इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ड्रॉट स्केप, सबसे महत्वपूर्ण पलायन जो है वो किस ड्रॉट स्केप में क्या है, अर्ली मैच्योरिटी। अगर क्रॉप हमारी अर्ली मैच्योर होगी तो क्या होगा, उसको टाइम पीरियड कम लगेगा मैच्योर होने में, और जब तक ड्रॉट का ज़्यादा मतलब ड्रॉट ऐसी लेवल पाएगी, वो स्ट्रेस कंडीशन पैदा करेगी, तब तक हमारी क्रॉप मैच्योर हो चुकी होगी। तो ये सबसे अच्छा उपाय है इसका स्केप का, ड्रॉट को स्केप करने का, अर्ली मैच्योरिटी। तो फिर आते हैं ट्रू फॉल्स वे, जो आपके एक एक नंबर में 10 आएंगे। तो इसमें क्या है, इन ग्राउंडनट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस 15 to 20 आवर्स आफ्टर पॉलिनेशन। तो जो ग्राउंडनट होती है तो उसमें परागण के बाद 15 से 20 घंटे बाद निषेचन होता है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें 5 से 6 घंटे बाद, जैसे हमने जब फर्टिलाइजेशन जब हम पॉलिनेशन करा देते हैं तो उसके बाद 5 से 6 घंटे बाद क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन स्टार्ट मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये गलत है, और सही क्या है 5 to 6 आवर्स होते हैं। अगर 5 to 6 आवर्स यहाँ पे है, अगर यहाँ की जगह 5 to 6 आवर है तो सही हो जाएगा, और इसमें दिया 15 से 20, तो इसलिए गलत है ये। द सीसम फ्लावर आर वॉर्न ऑन द एक्सिल ऑफ लीफ। तो ये जो सीसम का फ्लावर होता है वो एक्सिल ऑफ लीफ पे ही निकलता है। फिर है कैस्टर इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, सही। राइस इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट है, क्योंकि सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्शन होता है मेज़ का, फिर व्हीट का, फिर राइस का। तो ये थर्ड मोस्ट स्टेपल क्रॉप है वर्ल्ड की, राइस जो है हमारा। कैस्टर इज ए डायोसियस प्लांट, ये डायोसियस प्लांट नहीं है, मोनोसियस प्लांट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो है एक ही प्लांट पे क्या रहते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर रहते हैं, मोनोसियस है। डाइएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन द ओर्धवीन, ये सही है। और मैक्सिमम एरिया ऑफ मोटवीन इन राजस्थान, तो सबसे ज़्यादा मोटवीन का एरिया कहाँ है, राजस्थान में ही है। और ये टिफ 23 है, ये किसकी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्ट्राइल लाइन है, किसकी सोर्स है, ये पर्ल मिलेट का, बाजरा का, ना कि सोयाबीन, ना कि सोरगम का, इसलिए ये गलत है। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी आर इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन क्रॉस पॉलिनेटेड, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये सही है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, क्योंकि इससे क्या होता है, ये मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को और बढ़ावा देता है। ये मैकेनिज़्म है, दोनों मैकेनिज़्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के दोनों मैकेनिज़्म है ये, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी। तो हाइब्रिड वेराइटीज़ आर नॉट अवेलेबल इन कॉटन, ये गलत है, क्योंकि हाइब्रिड वेराइटीज़ अवेलेबल हैं किसमें, कॉटन में। सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो कुछ आपके शॉर्ट टर्म में सेंटर ऑफ ओरिजिन, जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन गिवन बाय एन.आई. बेबीलोव। एन.आई. बेबीलोव साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सर सेंटर ऑफ ओरिजिन का। सेंटर ऑफ ओरिजिन इज द रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर ए क्रॉप इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है,
वह रीजन होता है पूरे वर्ल्ड का जहाँ पे बिलीव किया जाता है कि वो क्रॉप वहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी। क्वालिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? क्वालिटी कैरेक्टर्स जो होते हैं द सुटेबिलिटी और फिटनेस ऑफ एन इकोनॉमिक प्लांट प्रोडक्ट। जो प्लांट का इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है तो उसकी जो फिटनेस होती है इन रिलेशन टू इट्स यूज, और उसके जो यूज होते हैं, जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं या कुछ जैसे ग्रेन की क्वालिटी में मान लो राइस में ले लो तो उसमें लॉन्ग सिलेंडर ग्रेन होंगे, उसको ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं पुलाव मेकिंग, जैसे कुछ भी नई उसके बनाते हैं, जैसे पुलाव वगैरह बनाते हैं तो उसमें, और जैसे उसमें सुगंध होनी चाहिए। तो ये क्या है, सब क्वालिटी कैरेक्टर्स हैं। ए ट्रेट दैट defines some aspects of produce quality is called as quality traits। वह ट्रेड्स जो डिफाइन करें सम एस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट होता है उसको, उसके ट्रेड को डिफाइन करें क्वालिटी को, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटी ट्रेट कहते हैं। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है? जेनेटिकली डिसिमिलर पॉपुलेशन होती है। प्लांट कॉन्स्टिट्यूट हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो ये हेट्रोजीनियस होती हैं, मतलब जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट होते हैं। जैसे लैंड रेसेस हो गई, मास सिलेक्टेड पॉपुलेशन होगी, कंपोजिट होगी, सिंथेटिक वैरायटी होगी या मल्टीलाइन वैरायटी होगी। जैसे मल्टीलाइन वैरायटी क्या होती हैं? वो हेट्रोजीनियस होती हैं, लेकिन क्या होती हैं? फिनोटिपिकली सिमिलर होती हैं। ऐसी फैक्टर क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे हम क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबिलिटी? क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन कब स्टार्ट होता है? जब वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है। इसलिए जेनेटिक वेरिएशन कैन बी कॉज्ड बाय म्यूटेशन, रैंडम मैटिंग। तो इसको जेनेटिक वेरिएबिलिटी को हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। जैसे म्यूटेशन द्वारा रैंडम मैटिंग होगी, रैंडम फर्टिलाइजेशन हो गया, और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। फिर है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है? ये फ्लावर विच कैन डिवाइडेड बाय एनी वर्टिकल प्लेन। इसको वर्टिकल प्लेन में हम डिवाइड कर सकें इनटू टू इक्वल एंड सिमिलर हेल्प्स इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जैसे ब्रिंजल और मस्टर्ड का फ्लावर होता है। जैसे कोई फ्लावर है उसको हम टू पार्ट्स में अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें। जैसे ये पार्ट है, जैसे बैंगन का होता है ब्रिंजल का, तो ये ऐसे होती है, तो इसको हम किसी भी तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका सेंटर होता है। तो इस तरीके के जो फ्लावर होते हैं उनको हम क्या करते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ये फ्लावर कैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड बाय मोर देन वन लाइन पासिंग थ्रू the middle of the flower into equal part that are mirror image of one another। और वो एक मिरर इमेज बना देते हैं दूसरे अनदर की। तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। डबल क्रॉस हाइब्रिड। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड क्या होते हैं? द क्रॉसिंग बिटवीन टू सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। क्रॉसिंग बिटवीन टू सिंगल क्रॉस हाइब्रिड इज कॉल्ड एज डबल क्रॉस हाइब्रिड। जैसे ए इंटू बी, सी इंटू डी। और इसको ऐसे भी कर, और इसमें कितनी इन्वॉल्व रहती हैं? 4 इनब्रेड लाइंस इन्वॉल्व रहती हैं। 1 2 3 4 इनब्रेड लाइंस इन्वॉल्व रहती हैं। तो जो प्रोजनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? डबल क्रॉस हाइब्रिड। तो और इसका जैसे सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में क्या होता है? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन टू इनब्रेड लाइन्स इज कॉल्ड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। तो जब हम क्रॉस करते हैं द क्रॉस बिटवीन टू इनब्रेड लाइन्स इज कॉल्ड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। तो दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है? कि क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉस, ए लाइन और बी लाइन में। तो जो प्रोजनी होती है इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। इन दोनों के क्रॉस से जब आती है जो प्रोजनी उसको हम कहते हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। और इसमें फिर होता है थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड।
थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड में क्या होता है, द क्रॉस बिटवीन वन सिंगल क्रॉस एंड एन इनब्रेड लाइन्स, द क्रॉस between one single cross and an inbred line is called three way क्रॉस। तो इस तरीके की जो क्रॉसेस होती हैं इसको हम कहते हैं थ्री वे क्रॉस। मीन्स द क्रॉस बिटवीन ए सिंगल क्रॉस हो गया और विद एन इनब्रेड लाइन, और दिस प्रोजनी इज कॉल्ड थ्री वे क्रॉस। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं थ्री वे क्रॉस। तो सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस और थ्री वे क्रॉस, ये सब सबसे ज़्यादा किस में यूज होते हैं, मेज में यूज होते हैं। एक फिर आता है पॉली क्रॉस, व्हेन वी आर यूज द मोर देन 4 लाइन्स क्रॉस बिटवीन मोर देन 4 लाइन्स इज कॉल्ड एज पॉली क्रॉस। फिर आता है गॉसिपॉल। गॉसिपॉल क्या होता है, एक फिनोलिक कंपाउंड है जो पाया जाता है फाउंड इन कॉटन। तो ये कॉटन में पाया जाता है। फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय पिगमेंट ग्लैंड्स इन कॉटन, स्टेम, लीव, सीड एंड फ्लावर बड्स। तो ये फिनोलिक कंपाउंड होता है गॉसिपॉल जो कॉटन में पाया जाता है। फिर आता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है, गोल्डन राइस इज ए वेराइटी ऑफ राइस। ये एक वैरायटी है राइस की, प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको प्रोड्यूस किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, गोल्डन राइस को प्रोड्यूस किया गया। और इसमें क्या होता है, बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन। ये बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन होता है, और जो किसका प्रिकर्सर होता है, ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन इन एडिबल पार्ट ऑफ राइस। और ये किस में होता है, इन एडिबल पार्ट, मतलब जो खाने वाला भाग होता है राइस का, हमारा जो ग्रेन होता है उसमें होता है ये बीटा कैरोटीन जो होती है ये विटामिन ए का, और ये रिच होता है विटामिन ए एज कंपेयर ऑफ सिंपल राइस। मतलब जो हमारे सिंपल राइस होते हैं उनके कंपैरिजन में गोल्डन राइस रिच होता है इन विटामिन ए। तो ये हो गई गोल्डन राइस की बात। स्टेबिलिटी माने क्या होती है, स्थिरता होती है, मतलब स्थिर रहना। ए स्टेबल आर क्वालिटी ऑफ विंग स्टडी एंड नॉट चेंजिंग। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, जैसे प्लांट की स्टेबिलिटी होती है कि उसको हमने नए इन्वायरमेंट में ग्रो किया, वो एक्लिमेटाइज कर गया, और उसमें स्टेबिलिटी अगर होगी तो वो क्या होगा, ईयर आफ्टर ईयर क्या होगा, वो स्टेबल रहेगा। उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसमें चेंज नहीं होगी। जिस कैरेक्टर के लिए हमने उसको तैयार किया है, जैसे ईल्ड है मान लो, तो ईल्ड क्या है उसकी बरकरार रहेगी ईयर आफ्टर ईयर। तो वो क्या होती है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, उसमें स्थिरता होती है। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं। फिर आता है एबायोटिक स्ट्रेस। तो एबायोटिक स्ट्रेस क्या होती है, द एडवर्स कंडीशन फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एबायोटिक स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी क्रॉप होती है उसके ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए एडवर्स कंडीशन होती है, किसके कारण, जिसमें एबायोटिक फैक्टर रहते हैं। उसमें एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से रहते हैं, जैसे हमारा ड्रॉट हो गया, सूखा आ गया, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। तो ये क्या है, सभी वातावरण से जितने भी रिलेटेड कंपोनेंट हैं वो क्या हैं, सब एबायोटिक स्ट्रेस में आते हैं। ये सब एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कैरेक्टर जो होते हैं सब। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी एबायोटिक स्ट्रेस की, द एडवर्स कंडीशन फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एबायोटिक स्ट्रेस। तो एबायोटिक स्ट्रेस के फैक्टर आप कौन कौन से लिखेंगे, जैसे टेम्परेचर, कोल्ड, फ्रीजिंग, ड्रॉट, सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी जो होती है। तो ये सब क्या हैं,
एडवर्स कंडीशन है ये एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। एक आता है फिर बायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस आपको पता हो गया। फिर आता है एक बायोटिक स्ट्रेस। तो बायोटिक स्ट्रेस में क्या होता है, इसमें थे नॉन लिविंग, और इसमें क्या होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। द एडवर्स कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोटिक स्ट्रेस। तो बायोटिक स्ट्रेस में कौन कौन से आते हैं, जैसे डिजीज हो गया, इंसेक्ट हो गए, पेस्ट हो गए, और बीड्स भी आते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई डिजीज़ लग गया या कोई पेस्ट लग गया या कोई इंसेक्ट लग गया, वो कॉज कर गया, तो उसमें क्या होगी, जो हमारे क्रॉप्स होती है उसकी जो वृद्धि और उसका जो प्रोडक्शन उत्पादकता होती है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। तो वो बायोटिक स्ट्रेस मीन्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, और जो एबायोटिक स्ट्रेस होता है मतलब इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं किसमें, एबायोटिक स्ट्रेस में। और बायोटिक स्ट्रेस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज हो गया, वीड्स हो गए। वीड्स भी क्या हैं, प्लांट हैं जो लिविंग होते हैं और वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे, वीड्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो उसमें स्ट्रेस करते हैं जो हमारी क्रॉप होती हैं। जैसे न्यूट्रिएंट हमने दिया, न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं और ये वाटर अपटेक करते हैं, तो ऐसे वीड्स भी बहुत ज़्यादा सारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कुछ हमारे शॉर्ट टर्म थे आप लोगों के लिए आपके पेपर के सिलेबस से। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप ये तैयार करेंगे। 10 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और 10 फिल इन द ब्लैंक हैं, 10 ट्रू फॉल्स हैं, और कुछ हम लेके आए थे आपको शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। तो ये आप याद कर लेंगे, और इससे अगर कोई आपको दिक्कत हो, कुछ भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जिसको हम अगली क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।